मैं एन के राम टिके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, जिला बुल्ढाना। आज हम कक्षा 12वीं का एक नया पाठ है पहलवान की ढोलक, और उनके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते, वो पाठ आपको सुना देते हैं। उनका पहले शुरुआत के दिनों में उनका लेखक का परिचय है। विशेष तौर पर लेखक 1921 ईस्वी में औरासी हिंगना बिहार में उनका जन्म हो गया था 1921 में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परिकथा, दीर्घपता, जुलूस, कितने चौराहे, वन तुलसी की गंध, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, आदि उनकी रचना है। उनकी प्रमुख रचना कहेंगे, उपन्यास कहेंगे। इनका तो विशेष तौर पर मैला आंचल, ये उपन्यास काफ़ी मात्रा में प्रसिद्ध हुआ है, और आंचलिक उपन्यास के तौर पर भी हमारे जो लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, उनको काफ़ी मात्रा में प्रसिद्धि मिली है, ख्याति प्राप्त हुई है। ताकि विशेष तौर पर अंचल यानी भूभाग में होने वाली हमारी सभ्यता है, संस्कृति, आचार विचार है, रहन सहन है, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक उनको जो अंचल को ही अपनी कथा वस्तु बना ली है। और इन्हीं वजह से उनका मैला आंचल ये उपन्यास के आधार पर जो सीरियल भी बनी थी, उनका निधन 1977 में उनका निधन हो गया। थोड़ा पाठ का परिचय भी हम देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन कर दे। अभी सही में एक ऐसा पहलवान, लुट्टन एक गाँव का पहलवान है। जिजीविषा ने जीने की इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, मुझे जीना है कोई भी हालत क्यों ना हो। और एक हिम्मत और जिजीविषा, हिम्मत हो, ताकत हो, हौसला हो, जिसे हिम्मत को हौसला भी कहा जाता है। और जिजीविषा का तरफ जीने की प्रबल इच्छा। सही में उसका बचपन के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करेंगे तो उनका बचपन बहुत एक लुट्टन सिंह पहलवान का बचपन बहुत ऐसी परिस्थिति में गया। बचपन में ही माँ बाप चल बसे हैं, और उस समय बचपन में ही शादी हो जाती थी, और सास ने उसका लालन पालन किया। अपन सास के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार है, उसके कारण उसको किस तरह से पहलवान बनने में मजबूर होना पड़ा। वही एक पहलवान होने के लिए जो जिजीविषा चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, जो जीत चाहिए, जीने की प्रबल इच्छा चाहिए, तो वही इच्छा इस कहानी के अंदर, जो पहलवान की ढोलक है, इस कहानी के अंदर हमें दिखाई देती है। पाठ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश हम डालने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी महामारी की भयंकर स्थिति उस समय सही में गाँव में, अभी एक बार तो ऐसे गाँव में, अभी गाँव उस समय के गाँव थे, तो कोई वैद्य की सुविधा भी गाँव में नहीं थी। दवाखाने कहेंगे तो दवाखाने तो ना के बराबर थे, रास्ते भी नहीं थे, और इतनी सारी सुविधा भी नहीं थी। आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय गाँव में हैजा है, मलेरिया है, कालरा है, ये कई प्रकार की देवी है। जैसे आज चेचे कहा जाता है, चेचे की बीमारी, हैजे की बीमारी, मलेरिया की बीमारी, महामारी, गाँव में महामारी फैलती थी। कई बार तो गाँव में ऐसी स्थिति आती, अकाल भी हो जाती थी। कई बार इतनी जैसे अतिवृष्टि है तो अतिवृष्टि के कारण भी फसल बर्बाद होती, अनावृष्टि के कारण भी फसल नहीं आ जाती, कि गाँव की स्थिति काफ़ी ऐसे बद से बदतर होती जा रही थी। इसी में गाँव में जो भयानक ऐसी बीमारियाँ फैली, भयानक स्थिति का वर्णन भी इसमें किया। गाँव में हैजा यानी मतलब अतिसार की बीमारी होती है, और मलेरिया तो आप सबको मालूम है, ये मच्छर के द्वारा होने वाले बुखार आ जाना है। और मलेरिया की अगर सही पर दवा नहीं मिल पाई तो में मलेरिया भी इंसान मर जाता है। हैजे में तो काफ़ी मात्रा में उल्टियाँ है, अतिसार में भी कई हमारे शरीर की हालत पतली हो जाती है, और उसमें भी इंसान मर जाता है। तो इन्हें से पूरा ये बीमारी गाँव की स्थिति फैली थी। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा गाँव में, सही में उस समय बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इन्हीं वजह से रोड की सुविधा नहीं, दवाखाने की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं, शुद्ध पानी की सुविधा नहीं है। अब इन्हीं वजह से चारों ओर से बरसात के दिन में अतिवृष्टि हो जाती है, तो उसमें फसल भी बर्बाद होती है। गाँव के चारों पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण भी मच्छर बढ़ जाते हैं, और मच्छर के कारण भी मलेरिया हो जाता है। और गांव में शुद्ध पानी न मिलने के कारण भी जो पानी पीते हैं तो हैजे नामक बीमारी होती है, उल्टियाँ है, अतिसार है, डायरिया है, जैसे आज का अंग्रेजी शब्द डायरिया है। डायरिया और मलेरिया दोनों के कारण काम जो ये गंदे पानी से और मच्छर से काफ़ी मात्रा में उनकी ये स्थितियाँ बन जाती, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। पूरा रात के दिन में तो थोड़ा सा सूरज का उजाला रहता था, इसलिए दिन में तो कम से कम चहल पहल रहती थी गाँव में, लेकिन रात जैसे ही अंधेरा हो जाता, रात होती है, भयानक सन्नाटा के साथ पूरी शांति गाँव में फैल जाती थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, और रात अमावस्या की थी। अभी मान लो विशेष तौर पर अगर ये पूनम की अगर रात हो तो गांव में थोड़ा सा पूनम की यानी चांद का उजला दिखा देता है। अगर वही रात अगर अमावस्या की हो तो कितना गांव में, एक तो अमावस्या में आसमान में चांद नहीं है, चांद का अमावस्या होने के कारण पूरी रात अंधेरी रात है, और अंधेरी रात का भी वर्णन किया गया। केवल तारे चमक रहे हैं, लेकिन रात अमावस्या की थी।
हाँ, झोपड़ी में पड़े मरीज, हे राम हे भगवान की टेर लगाना आवाज़ करना। तो किस तरह से वो जो उस समय के घर भी कौन से थे, घास फूस की, जो गरीब लोगों के मजदूर लोगों के घर तो झोपड़ी घास फूस की झोपड़ी बनी रहती थी। और जो थोड़े से अच्छे खेतीहर परिवार के लोग होते, उनके घर केवेलू के हैं, पतरे के हैं, मतलब सामान्य घरों में झोपड़ी में रहने वाले लोग, उस घर भी नहीं कहेंगे, भले ही केवेलू के घर क्यों ना हो, लेकिन वह घर कैसे झोपड़ी के सामान्य घर रहते थे। और इस घर झोपड़ियों में कैसे हे राम हे भगवान ऐसी टेर ऐसी आवाज़ आ रही थी। बच्चों की रोने की भी, बड़े लोगों है, बच्चे हैं, विशेष तौर पर जो हैजा है और मलेरिया है, छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादातर असर कर लेते हैं। छोटे बच्चे सहन भी नहीं कर पाते और उनसे बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। अभी वो ऐसी स्थिति में जो रात में का मुझे ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसी शांति, मरणोत्तर शांति जो गांव में छाई हुई थी, वो ऐसे शांति के समय में भी जो पहलवान हैं अपने ढोल बजाकर गांव के लोगों में एक संजीवनी ताकत भरने की कोशिश है। एक ऐसा वातावरण का भाई कोई तो भी है, ताकि चारों सन्नाटा छाया हुआ है। केवल उस अंधेरे में शांत वातावरण में भी केवल पहलवान अपने ढोल बजाकर लोगों के इसमें एक आशा का किरण पैदा करने की कोशिश जरूर करते थे। रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी और निरंतर वो ढोलक बजाता था और लोगों में एक संजीवनी ताकत भरने की कोशिश वह करता रहता कि मैं हूँ। अब चलो कितने ही अगर मान लो अमावस्या की रात हो, काली रात क्यों ना हो, लेकिन मैं भी जाग रहा हूँ, ढोलक बजा रहा हूँ, कोई तो भी जाग रहा है। और इन्हें से उस समय में भी रात में जो गांव के लोग ये रहते थे, जो गांव का कोतवाल रहता था या गांव का कोई हरकरा रहता था, वो रात में आवाज़ करके हो जागते रहो ऐसा आवाज़ करके लोगों में शक्ति भरने की कोशिश करता था। उसी तरह से ये पहलवान भी है, पहलवान ढोलक बजाकर गांव के लोगों में एक शक्ति भरने की कोशिश, ये आवाज़ मृतक जैसे गाँव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। अभी सही में उस समय में, ताकि उस समय एक ऐसा इलाका था, जिला था, जैसे शामानंद है, शामनगर है, शामनगर ऐसे जिला, उस जिले के जो राजा थे, शामानंद राजा थे, उस राजा के दंगल में किस तरह से पहलवान ने अपनी पहलवानी की कसरत दिखाई थी, उस कसरत के कारण पूरे जिले के लोग पहलवान को किस तरह से पहचान देते और इनमें से सब लोग परिचित भी थे। अभी मजबूर होकर पहलवान को किस तरह से वो शामनगर छोड़ना पड़ा है और अपने गांव में आना आ गया है। गांव के लोगों ने तो शुरुआत के दिनों में उसको काफ़ी मात्रा में मदद की, लेकिन आखिर गांव के लोग तो गांव के लोग ही होते हैं। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था है, उनकी हिम्मत है, उनके खेतों पर होती है, कुदरत पर होती है। अगर कुदरत साथ देता है, निसर्ग साथ देता है, पर्यावरण साथ देता है, वातावरण साथ देता है, तो उनका जीवन सुखमय है। लेकिन अगर ज़्यादा अकाल की स्थिति आ गई तो गांव के लोगों का जीवन बद से बदतर हो जाता है। कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी अल्पवृष्टि हो जाती है। हाँ, ऐसी स्थिति में तो फसलें भी नहीं आती और गाँव के लोगों की हालत खस्ता हो जाती है, ना के बराबर हालत हो जाती है। ये उसी का जिक्र इसमें करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फिर भी पूरे जिले के लोग पहलवान को पहचानते थे, जानते थे। अभी लुट्टन का बचपन कैसा, अगर लुट्टन पहलवान ये लुट्टन सिंह है, ये पहलवान क्यों बना है, उसके पीछे क्या कारण है, अभी बचपन के दिनों का किस्सा भी उसमें पाठ के आधार पर हम यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। लुट्टन की शादी बचपन में हुई थी, उनका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में ही गाय चराता था, धारों से दूध पीता और कसरत किया करता था। गाँव वालों से सास को मिली तकलीफों का बदला लेने की आकांक्षा से उन्हें पहलवान बना दिया। अभी सही में गांव के लोगों के द्वारा जो एक तो इसके लुट्टन के माँ बाप मर गए थे, भाई बहन भी कोई नहीं था, अकेला था लुट्टन। और अंत में बचपन में शादी हो गई थी, अभी सास ससुर भी नहीं थे, सास थी, उसकी लड़की थी, यानी लुट्टन की बहू थी, पत्नी थी, दोनों, और ये तीनों लोग घर के सदस्य थे। और इन गाँव के लोगों को कोई सहारा नहीं है, और जिसको सहारा नहीं देते उस समय गाँव के लोग किस तरह से लोगों के ऊपर अन्याय है, अत्याचार, दमन है, शोषण है, गाली गलौच है, झगड़े हैं, ये गांव में होते रहते थे। और इन वजह से इस गांव के लोगों का सास पर होने वाले अत्याचारों का बदला लेने के लिए खुश किस तरह से गाय चराते समय भी धारोष्ण गाय का जो ताज़ा दूध है, धार निकालने वाला दूध होता है, वो दूध पीता था, मेहनत करता था, कसरत करता था। और इन्हीं तकलीफों, गाँव के लोगों की तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने परिवार को, अपने सास को बचाने के लिए उसने पहलवान बना दिया है। इस तरह से वो पहलवान जो बना है वो अपने बलबूते पर खुद बना है, उसका कोई गुरु है, कोई उस्ताद है, वो नहीं था। अपने बलबूते पर उन्होंने वो पहलवान बन गया है और पहलवान बनकर भी गांव में अपने उसने ढाक जमा ली है। 45 डिग्री की छाती करके वो छिनाकर गांव में चलता था, तो कोई उसके ऊपर छेड़ने की कोशिश भी नहीं करता था, अरे बाबा पहलवान आ गया करके। इन्हें गाँव की छोटी मोटी कुश्ती होती थी, गाँव की कुश्ती में अपने दाव पे दिखा देते। यानी इसका मतलब तात्पर्य है अपना गठीला बदन बनाकर या कसरत करके अपने शरीर को ऐसा मजबूत किया था, ऐसी ताकत उसमें आ गई थी कि गांव के लोग भी उनको उनकी ताकत के सामने डर लगे थे और उनके सास के ऊपर होने वाले अन्याय है, अत्याचार है, वह भी पूरी तरह से कम हो गए थे। एक बार
उस श्यामनगर में ही ऐसी कुश्ती के दंगल हो रही थी। कुश्ती के दंगल में किस तरह से खुद लुटन सिंह भी श्यामनगर के मेले लुटन श्यामनगर के उस दंगल में भी कुश्ती के दंगल में देखने के चला जाता है। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। श्यामनगर की दंगल, एक बार लुटन श्यामनगर की कुश्ती के दंगल में दंगल देखने गया। पहलवान चांद सिंह ने अपने उम्र के सभी पहलवानों को बछड़ा और शेर की उपाधि प्राप्त की थी। लुटन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। कुश्ती आरंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। लुटन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर पार कर मर जाऊंगा। विवश होकर राजा ने अनुमति दे दी। और किससे सही में राजा जो उस दंगल में भी कहा जिससे वो चुनौती दे रहा था बार बार, ताकि उसकी उम्र के जो चांद सिंह की उम्र के सभी पहलवानों को उन्होंने पछाड़ दिया था, हरा दिया था और शेर की उपाधि भी हासिल कर ली। वह दंगल में आकर अपने नगर में आकर लुटन के जो जिस राज्य में जिस शहर में जिस जिले में ये श्यामनगर का इलाका था, उसी इलाके में लुटन सिंह भी था। अपने इलाके में आकर कोई बाहर का नौजवान है या पहलवान जो जिसे चुनौती देता है, उस चुनौती को खुद लुटन सिंह ने स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए लड़ने के लिए उन्होंने महाराजा से आज्ञा मांगी है। अगर महाराजा आज्ञा देने के लिए तैयार भी नहीं थे, राजा ये कहते हैं कि ये 10 रुपये की नोट ले लो और तुम बाजार में जाकर कुछ खा पी लो और अपने घर चले जाओ। उस समय अपनी जो हिम्मत है, ताकत है, वो दिखाते हुए वो खुद लुटन सिंह करता है। अपनी धरती की लाज रखते हुए वो खुद कहता है कि अब राजा मुझे लड़ने दीजिए, अगर आप लड़ने की अनुमति नहीं देते तो मैं इसी पत्थर पर सिर पटक मर जाऊँगा, लेकिन लड़ने की जरूर कुश्ती लड़ूंगा। मैं आपकी अनुमति मिले तो लड़ूंगा, नहीं मिले तो यही सिर पटक कर आकार हुआ। कुश्ती में अगर मैं हार गया तो मर जाऊंगा। वो मरना मुझे स्वीकार है, लेकिन आप अनुमति नहीं देते तो इसी पत्थर पर सिर पटक कर मैं क्या करूँगा, अपनी जान दे दूंगा। अंत में राजा विवश होकर उनको कुश्ती लड़ने की अनुमति दे देता है। अभी चांद सिंह ने लुटन को कसकर दबा दिया। लुटन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी। लुटन ने बीच से निकलकर चांद सिंह की गर्दन दबा दी और जमीन पर दे मारा। उसके जीतने पर राजा ने उसे अपना दरबार में रख लिया। राज पंडित और क्षत्रिय मैनेजर उनकी नियुक्ति पर विरोध कर रहे थे क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। राजा ने विरोध को खारिज कर दिया। अंत में खुद सही में जो राज पंडित होते हैं या क्षत्रिय मैनेजर होते हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक अंत में सही में कुश्ती किस तरह से अपनी हिम्मत के बलबूते पर, अपने साहस के बलबूते पर चांद सिंह ऐसे पहलवानों की नामी पहलवानों को भी उन्हें क्या कर दिया, परास्त कर दिया था। अभी उस समय जनमत शुरुआत के दिनों में जैसे ही चांद सिंह ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, उस समय जनमत क्या था, चांद सिंह के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही अभी लुटन सिंह के बारे में जनमत लोग कह रहे थे, वाकई दंगल देखने वाले लोग कह रहे थे, अभी लुटन सिंह क्या हलवा हो गया, चूरा चूर हो जाए, मर जाएगा ये अभी। लेकिन तुरंत भी ढोल की आवाज़ सुनकर अपने लुटन सिंह ने ढोल की आवाज़ सुनी, पैतरा बदला और एक हाथ से किसकी, चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली है और उसको दबा दिया है, ज़मीन पर गिरा दिया है। और जैसे ही वो जीत जाता है, तुरंत अपनी मिट्टी को, उस अखाड़े की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेता है। ढोलक जो बजाने वाले लोग होते हैं उनको वह प्रणाम करता है और राजा सिंह को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। उस समय खुद मैनेजर भी कहता है, अरे महाराज के कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन उस समय भी खुद महाराज कहते हैं नहीं, उनकी जो खुशी है लेने दो करके। खुद महाराज भी कुश्ती जो होती है, दंगल होती है, उसके जो प्रिय थे उसका वो हर साल अपने राज्य में आयोजन करते थे। दूर दूर से पंजाबी है, पठानी पहलवान को बुलाते थे और इन्हीं वजह से उस कुश्ती के बारे में उनकी भी काफ़ी मात्रा लगाव था, रुचि थी। और अंत में खुद ये राजा खुश होकर राजा खुद कहता है कि तूने आज अपनी मिट्टी की लाज रखी है, इज्जत रखी है तूने। और इस तरह से उन्होंने खुद राज दरबार का एक भावी पहलवान के तौर पर उनकी घोषणा कर ली। इसके पहले जैसे चांद सिंह के बारे में उन्होंने सोचा था, चांद सिंह शेर की उपाधि प्राप्त कर लेता है, तभी वो राजा सोचता है कि मैं अपने दरबार का शाही पहलवान के तौर पर, दरबारी पहलवान के राज परिवार का पहलवान के तौर पर मैं उसको नियुक्त करूँ। लेकिन जैसे ही विचार वो मैं कर ही रहता, उस समय लुटन ने किसी चांद सिंह को चुनौती दी है और चांद सिंह को हरा दिया है। उसके बाद खुद राजा लुटन सिंह को अपने राज के दरबार का भावी पहलवान के तौर पर घोषित करने वाले थे। लेकिन उस समय जो पंडित थे, राज पंडित थे, क्षत्रिय मैनेजर थे, उन्होंने उसको विरोध किया। लेकिन खुद राजा कहते हैं, विरोध खारिज करते हुए खुद कहते हैं राजा, नहीं, उसने क्षत्रिय का काम किया है, उन्होंने लड़ाई की है, एक दंगल की है, लड़ाई की है, और जो लड़ता है, बहादुरी दिखाता है, वह सभी क्षत्रिय होते हैं। और राजा के सहमति से ही लुटन पहलवान उस दरबार का शाही पहलवान बन गया है। अभी विशेष तौर 15 साल तक तो वो राज दरबार का पहलवान के तौर पर लुटन सिंह
पा चुके थे, लेकिन 15 साल के बाद क्या हो गया, राजा की मृत्यु होगी और उसके बाद उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया, नया बदल आ गया। किस तरह से राजकुमार ने उससे अपने राज दरबार से निकाल दिया गया, उसके बाद उनको गाँव जाना पड़ा है, तो सभी जानकारी इसमें दी गई। 15 साल तक विशेष तौर पर वो श्यामनगर के दंगल में जाता। एक अली खां नाम का जो पठान भी था, उस पठान को भी उन्होंने चित कर दिया। अली खां का नाम लेकर लोग तो पहले लकवा मार जाते थे, हाँ, नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, उसके साथ दंगल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ऐसे काली खां का भी उन्होंने जो चुनौती है, काली खां की चुनौती स्वीकार कर ली और उसको भी चित कर दिया है। उसके बाद तो फिर राजा ने लुटन सिंह को कुश्ती खेलने की अनुमति कतई नहीं दी। हर साल मेला लगता था, लेकिन केवल लुटन सिंह है मेले में घूमता था, कभी रसगुल्ले है, कभी मिठाई है, कि पान की गुलेरिया है, और दंगल घूमता था, जोर जोर से सिक्की बजाता, अखाड़े में उतरता था, खुद अपनी मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेता था और फिर मस्ती हाथी के समान मस्ती में शाम तक बाजार में घूमकर, मेले में घूमकर, अब कुछ खिलौने हैं, कुछ सिटियाँ है। अभी शरीर से तो वह पहलवान था, लेकिन बुद्धि से वह कैसा था, बचपन छोटे बालक के समान उसकी बुद्धि थी। इसी तरह के सभी पहलवान लुटन सिंह से हार चुके थे। अब लुटन सिंह दर्शनीय जीव बनकर आ गया। वह बच्चों जैसे शौक भी करता। दंगल में उसे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अभी दंगल में उसके साथ कोई लड़ने की हिम्मत करता है कि काली खां को जब उसने हरा दिया तो उसके बाद तो उसके पूरे ज़िले में उसका नाम हो गया था, पूरे राज्य में उसका नाम हो गया था, और उसके साथ कोई दंगल करने के लिए भी तैयार नहीं होता था। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। लुटन के दोनों पुत्र पहलवानी करते और ढोल को प्रणाम करते। ढोल के आवाज़ के साथ दोनों पहलवानों को, अपने दोनों बच्चों को भी उन्होंने पहलवानी के गुण सिखा दिए हैं। और सिखाने के पश्चात किस तरह से दोनों राजा ने भी सोच लिया कि दोनों जो भावी पहलवान है, जो लड़के हैं, पहलवान के लड़के, वह राज्य के भावी पहलवान के तौर पर भी उनकी नियुक्ति ऐसा ऐलान भी कर दिया था, घोषणा भी कर दी थी। लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है और विलायत से जो राजकुमार वापस आ जाते और उन्हें अपना प्रशासन देख लेते हैं। उस समय तीनों पहलवानों पर जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चों को देखकर, व्यय को देखकर, दोनों बेटों और बाप को उसने अपने राज्य से निकाल देते हैं और वह घर लौट आते हैं। वहाँ वे नौजवानी में ग्वाले और कुश्ती सिखाते। जैसे गाँव आने के बाद गाँव के लोगों ने कुछ चंदा जमा कर जो नौजवान है और ग्वाले ने गाय चराने वाले लोग होते हैं, उनको गाँव के लोगों ने कुछ चंदा जमा किया, उनके लिए झोपड़ी बना कर दी छोटी सी। उसके बाद गाँव के लोगों ने अनाज जमा करके उनको रहने की व्यवस्था भी कर दी है। लेकिन अगर गाँव तो गाँव होता है, कभी अगर कुदरत निसर्ग साथ देता है तो अच्छी फसल आ जाते हैं, तो वो चंदा जमा करके गाँव के लोगों ने, उन गांव के नौजवानों ने और ग्वालों ने उनके लिए कुश्ती सिखाता रहा। लेकिन घर की परिस्थिति कहेंगे, हालात कहेंगे, या फिर निसर्ग कहेंगे कि भाई अच्छी फसल, और धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी नौजवान थे, ग्वाले थे, सब क्या हो गए, एक एक करके कम हो गए, उनकी आमदनी बढ़ने लगी और खुद नौजवान पहलवान और तुम दोनों बेटे खेतों में कामों में लग गए और अपने दोनों बेटों को वो पहलवानी सिखाने लगा, कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने की जिम्मेदारी गाँव वालों ने शुरुआत में ली थी, लेकिन उसके बाद वो देना भी बंद कर दिया। किंतु गाँव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। लुटन के साथ अब सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं थे, कोई लड़के सीखने के लिए आते नहीं थे। केवल दोनों पुत्रों को वह कुश्ती के दाव पे सिखाते थे। और किस तरह से ढोल की आवाज़ पर वो कुश्ती लड़ता था। ढोल की आवाज़ पर कुश्ती लड़ना है, केवल ये कहा कि मेरा गुरु मेरा उस्ताद कोई अन्य नहीं है, तो ढोल है। जिंदगी की बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें, सभी बातें उन्होंने दोनों बच्चों को सिखा दी है। लुटन के अंतिम समय, अभी इस तरह से दिन चलते रहे, उसी समय किस तरह से गाँव में हैजा है और मलेरिया का प्रकोप आ गया था। उस कोप के कारण काफ़ी मतलब पूरा गांव खाली हो रहा था। उसी हैजे और मलेरिया की बीमारी में खुद दोनों लड़के, लुटन सिंह के दोनों लड़के हैं, वो शहीद मर जाते हैं। और दोनों लड़कों को किस तरह अपने कंधों पर उठाकर वह गंगा नदी में बहाकर छोड़ आते हैं। एक दिन फिर एक समय ऐसा भी आ जाता है, लुटन सिंह का भी अंतिम समय आ गया है। गाँव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गाँव के घर खाली होने लगे। ऐसे में पहलवानों के दोनों बेटे हैं चल बसे। लुटन उन्हें अपने कंधों पर लाद कर नदी में बहा लाया और 4-5 दिन बाद खुद लुटन सिंह भी इस संसार को छोड़कर चले गए। 4 दिन पहले लड़के मर गए और 4-5 दिन के बाद खुद पहलवान भी, लुटन सिंह भी, वो भी इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था, जो दलेर शिष्य थे, उनको कहा था, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूँ, कभी हारा नहीं हूँ। इसी वजह से मुझे चित की अवस्था में कभी सुला नहीं, पेट के बल पर मुझे चिता पर सुला देना है। और इस तरह से उनकी अंतिम इच्छा भी उनके शिष्यों ने पूरी की है। इसी पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को एक बार जरूर देख लेते। ये गुरु कार्य के प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रश्न हैं। लुटन पहलवान पहला प्रश्न है, लुटन पहलवान ऐसा क्यों कहा होगा कि
मेरा कोई गुरु मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। ऐसा करके उनका मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, किसी ढोल की सहायता से उन्होंने पहलवानी ये गुण सीख लिए है। दूसरा प्रश्न, ढोल की आवाज़ पर पूरे गाँव पर क्या असर होता था। तीसरा प्रश्न दिया गया, महामारी फैलने के बाद गाँव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। अभी सूर्योदय और सूर्यास्त इसके बीच में जो दृश्य होता है, गाँव का जो वातावरण होता है, गाँव के लोगों के विचार होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी उत्तर लिखना है। धन्यवाद।